हेलो बच्चों, आज की वर्चुअल कक्षा में आप सभी का स्वागत है। वातायन चैनल हिंदी में हिंदी के विकास क्रम को समझना और व्याकरण की स्थिति को महसूस करना, ये हमारे सबके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी लेवल में ये देखना पड़ता है कि हमारा व्याकरण कितना सशक्त है और उस व्याकरण को मजबूत करने के लिए हमें व्याकरण के सूक्ष्मतम बिंदुओं को समझना पड़ता है। आइए समय के साथ देखते हैं आज उपसर्ग। बच्चों, उपसर्ग क्या है? पहले तुम्हें समझना पड़ेगा उपसर्ग क्या है। देखा जाए तो मुख्य रूप से यह दो शब्दों से मिलकर के बना है, उप और सर्ग। उप और सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृजन करना, सृष्टि करना। यानी शब्द आपके पास आ जाए, वे छोटे छोटे शब्दांश, वे अव्यय जो किसी शब्द के आगे जुड़ करके और अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या अर्थ में बदलाव कर देते हैं। हम लोगों ने देखा कि उपसर्ग क्या है, अर्थात वे शब्द जो या शब्दांश जो किसी शब्द से पहले आकर के और उसके अर्थ को बदल देते हैं। अगर उदाहरण के लिए माना जाए, इसमें ध्यान देने की बात मुख्य है कि हमारा मूल शब्द क्या होता है। मूल शब्द आपका हो गया हार। अगर उदाहरण के लिए ले हम तो प्रमुख शब्द हमारा हो गया हार। अब अगर इसमें हमने प्रा जोड़ दिया तो शब्द बन गया आपका प्रहार। अभी तक हार का अलग अर्थ था, लेकिन प्रा उपसर्ग के जुड़ने से प्रहार का अर्थ अलग हो गया। हमने इसमें वी जोड़ दिया, मूल शब्द हमारा हार ही रहेगा, हो गया विहार। उप जोड़ दिया तो हो गया उपहार। कहने का आशय हो गया कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जिनमें जिनका अपना अर्थ तो होता ही है, साथ साथ वो शब्दों के साथ शब्दों के पहले जुड़ करके, क्योंकि बच्चों ये बात को समझना जरूरी है कि उपसर्ग शब्दों के मूल शब्दों के आगे जुड़ते हैं और यहीं पर प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं। तो मूल शब्दों के आगे जुड़ करके और उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। मुख्य है कि उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। एक बात हो गई। अब हमको देखना है कि उपसर्ग मुख्य रूप से हमारे यहाँ कितने प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा कि संस्कृत के उपसर्ग। ये जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं ये हमारे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। दूसरा हुआ हिंदी के उपसर्ग। हिंदी में भी उपसर्ग हैं, इनके अलग हैं। तीसरा होता है अरबी और फारसी के उपसर्ग। ये अरबी और फारसी भाषा के उपसर्ग होते हैं जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। यानी मुख्य हमारे जो मूल शब्द होता है वो अरबी और फारसी भाषा के शब्द आते हैं या शब्दांश आते हैं, वे शब्दांश आते हैं और आकर के मुख्य रूप से उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। चौथा हो जाएगा हमारा अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी में कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो हमारे हिंदी में आते हैं और हिंदी के शब्दों के आगे जुड़ करके उनके अर्थ को बदल देते हैं। पांचवा संस्कृत के अव्यय शब्द हैं जो उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर यह देखना है कि ये मुख्य 5 प्रकार के उपसर्गों का हमारी हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है और इन उपसर्गों में जो हमारे यहाँ अधिकतर, चाहे वो हाई स्कूल में हो, चाहे इंटरमीडिएट में हो, चाहे जो कंपटीशन के क्षेत्र में हो, यहाँ से जो आ रहे हैं वो इन्हीं में से 5 में से आते हैं। मुख्य रूप से हम देख रहे हैं समझने के लिए, क्योंकि उपसर्ग बड़ा ही सरल है और बड़ी ही सरल विधि से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप एक बार भी इसको ध्यान से समझेंगे तो निश्चित रूप से आपको उपसर्ग में किसी भी परीक्षा में कोई असुविधा नहीं होगी। बच्चों, यहाँ पर पहला उपसर्ग हो गया आ। अब आ का अर्थ क्या है? आपको उपसर्ग रटना नहीं है कि आ है, आती है, अभी है, परी है, इनको आप रटेंगे नहीं, क्योंकि रट करके आप अर्थ का बोध नहीं करा सकते हैं, आप उपसर्ग नहीं छाड़ सकते, क्योंकि उपसर्ग में 2 प्रकार के प्रश्न हैं। एक तो ये हो जाएगा कि कोई शब्द लिखा हुआ है आपका
और उस पर ये पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, आपको छांटना है। दूसरा है कि कोई उपसर्ग लगा करके और शब्द का निर्माण करना है। आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। आ लगा हुआ है और आ का अर्थ होता है निषेध या विरोध। आ का जो शाब्दिक अर्थ हुआ वह आप प्रयुक्त कहाँ होगा, जहां निषेध होगा या विरोध होगा। जैसे आपका मुख्य शब्द हो गया सुविधा। अब सुविधा में आपने आ जोड़ दिया तो असुविधा हो गया। था शब्द हो गया, अथा हो गया। तो कहने का आशय हो गया, अगर पूछ रहा असुविधा में कौन सा उपसर्ग है तो आपको उपसर्ग मिल जाएगा आ। अथा में कौन सा है, आ हो जाएगा। यहां पर हमने संस्कृत और हिंदी दोनों उपसर्गों को साथ लेकर के चलने की कोशिश की है। आज का जो हमारा ये क्लास है इसमें दोनों उपसर्गों को साथ मिला करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा हुआ अति। अति का जो शाब्दिक अर्थ है, जो हमारा शब्दांश है, ये उपसर्ग अधिक और ऊपर, अधिक और ऊपर इन दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है अति। अब अति हो गया, अब जैसे यहां पर हो गया अत्यधिक। अब अत्यधिक में अगर हम देखेंगे तो अत्यधिक का जो प्रयोग हमारा है, अत्यधिक का जो हमारा प्रयोग है वह इस प्रकार से है कि अत्यधिक में यहां पर अगर आपसे पूछा जा रहा कि उपसर्ग क्या है तो आप अगर आपको उपसर्ग कंफर्म नहीं है तो आप कहेंगे आ है, लेकिन बच्चों यहां पर आ नहीं होता है, यहां पर उपसर्ग आ नहीं है। फिर क्या है, आपको देखना है कि अत्यधिक में मूल शब्द क्या है। आपको मिलेगा अति और अधिक। अधिक तो जो अति है वो आपका मूल सर्ग, आपका उपसर्ग हो गया। यहां पर अत्यधिक में क्या हो गया, अति हो गया। अतिरिक्त में आप देख रहे हैं ये रिक्त में लगा हुआ है, रिक्त में लगा हुआ है अति, और इसका अर्थ होता है अधिक या ऊपर के अर्थों में प्रयुक्त होता है। आगे आप देखते हैं अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे, समान। जैसे अब यहां पर अनु का अर्थ हुआ जो पीछे है या समान है। जैसे अनुक्रम, क्रम से आप चल रहे हैं, लेकिन अनुक्रम जो क्रम के पीछे है, जो क्रम के पीछे है। अनुगामी या अनुचर, अनुगामी हो गया, गमन करने वाला, गामी गमन करने वाला। अनु पीछे, जो पीछे पीछे गमन करे वो अनुगामी हो गया। अनुचर, चर माने चलने वाला, अनु माने पीछे, जो पीछे पीछे चलने वाला। तो यहां पर क्या हुआ, अनु आपका हो गया उपसर्ग हो गया। अनुचर, अनुगामी, अनुक्रम, बहुत सारे शब्द हैं जिनमें आप बड़ी सहजता के साथ, बड़ी सरलता के साथ समझ सकते हैं। अगला देखते हैं अप। अप यहां पर हीनता या लघुता प्रदर्शित करने के लिए होता है। अप का जो प्रयोग होता है वो लघुता और हीनता के लिए होता है। जैसे मुख्य शब्द हमारा हो गया शब्द। अब शब्द में आपने अप जोड़ दिया, हो गया अप शब्द। तो अप शब्द में आपको छांटना है या अप जोड़ करके आपको शब्द बनाना है। आपका अप जोड़ करके आप शब्द बनाएंगे तो अप शब्द हो गया या अपमान हो गया। मान, मुख्य शब्द हुआ मान, और मान में आपका अप जुड़ गया तो ये आपकी लघुता को, आपके अंदर हीनता को प्रदर्शित करता है, अपमान। अन, अन शब्द है, ये आपका जो अन शब्दांश है ये अभाव या निषेध को व्यक्त करता है। ये तो अभाव को व्यक्त करेगा, ये निषेध को व्यक्त करेगा। अब आपका हो गया अनंग। अब इसको अगर आप अनंग को देखेंगे तो ये हो जाएगा अन धन अंग। क्या हो जाएगा, अन धन अंग। अब अन धन अंग अर्थात अन किस बात को करता है, अभाव को, यानी जहां पर अंग ना हो, अंग ना हो या अंग विहीन की स्थिति आ गई। जो अंग विहीनता की स्थिति आ गई तो वो हो गया अनंग। और अनंग इसीलिए ये कामदेव का पर्यायवाची होता है। अनंग कामदेव का पर्यायवाची हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि वहां पर अंग नहीं थे, अनअंग है, बिना अंग है, अनंत। अब अनंत को सीधे से देखा जाए तो इसमें उपसर्ग क्या है, इसमें आपको मिलेगा अन धन अंत। अंत है लेकिन उसका अंत का अन नहीं है, अन अर्थात विरोध हो गया तो अभाव हो गया, अंत का अभाव हो गया तो क्या हो गया, अनंत हो गया। अनंत में आपको उपसर्ग क्या मिलेगा, अन मिलेगा। यहां पर आपको अनंत में अन उपसर्ग है ये लगा हुआ है। निर, निर को अगर देख रहे हैं आप तो निर का जो ये अर्थ होता है वो बाहर या बिना के अर्थ में होता है, बिना। अब आप देखेंगे यहां पे कि निर, निर का अर्थ हुआ, आपने लिखा, उदाहरण लिखा हुआ है निर्गुण। अब निर्गुण को अगर आप देख रहे हैं बच्चों, निर्गुण, अब निर्गुण को अगर आप देख रहे हैं तो आपका शब्द क्या हुआ, शब्द हुआ गुण, शब्द हुआ गुण, और उसमें लगा क्या हुआ है, लगा हुआ है निर, और निर का अर्थ क्या हुआ, बिना।
यानी बिना गुणों के, जो निर्गुण कौन हो गया, जो बिना गुण के हो गया। तो आपको इसमें उपसर्ग छांटना, उपसर्ग रटना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे निरुपसर्ग है और ये बात समझनी है कि निरुपसर्ग वहां पे क्यों है, क्योंकि निर्गुण का अर्थ बिना आकार का, बिना गुण का होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि इसलिए होता है कि वह गुण रहित होता है। निर्जन अगला हमारा लिखा हुआ है निर्जन, तो निर्जन में भी यही हो जाएगा, निर और जन, बिना, जहां पर जन नहीं है, बिना जन के, अर्थात सुनसान। आप जानते हो निर्जन का अर्थ होता है। तो इस प्रकार से यहां पर आपका निरुपसर्ग हो गया। परि, परि का अर्थ होता है चारों ओर या आसपास, आपने देखा है, इसीलिए आपका यह शब्द बड़ा पढ़ा हुआ है पर्यावरण। अब पर्यावरण में हम हमारे यहाँ एग्जाम में आते हैं, अनेक परीक्षाओं में आते हैं कि पर्यावरण में यहाँ पे उपसर्ग क्या है, हमने लिख दिया पा है या परिया है, तो क्या वर्ण बचेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको ये देखना है कि पर्यावरण हमारा शब्द परि और आवरण से बना हुआ है, आवरण, और परि जो है इसका अर्थ होता है चारों ओर, आवरण जो कवर है, ढका हुआ है। तो पर्यावरण में चारों ओर से ढका हुआ है, यहाँ पर इसका हो जाएगा परि। इसमें अगला लिखा है परिपूर्ण, परिपूर्ण में परि हो जाएगा। अगला देखते हैं उप लिखा है। उप का अर्थ होता है निकट, पास, सदृश, कई भावों में प्रयोग होता है। उप हमारा जो है, जैसे आपका हो गया प्रधानाचार्य, अब प्रधानाचार्य हो गया, आपने लिख दिया उप प्रधानाचार्य। तो उप प्रधानाचार्य का मतलब होता है उप माने समीप, जो प्रधानाचार्य के समीप है, जो प्रधानाचार्य के निकट है। जैसे यहाँ पर हुआ उपवन, जो वन के निकट है, अर्थात उपवन, जो मंत्री के निकट है। उप अर्थात जो उप है, उप का अर्थ ही होता है जो उस जिस शब्द के पहले लगा हुआ है उस मूल शब्द के निकट या पास, इसलिए उप मंत्री हो गया, उपवन हो गया। अगला देखते हैं, हमारा शब्द लिखा हुआ है सु। सु का अर्थ होता है सुंदर या अच्छे भाव में इसको प्रयुक्त किया जाता है। सु सुंदरता को या अधिकता को प्रदर्शित करने के लिए या अच्छे भावों को प्रकट करने के लिए होता है। जैसे आपका हो गया सुकर्म, सुकर्म में सुपसर्ग है। इस तरह अब लिखा हुआ है, अगला शब्द है स्वागत। अब बच्चों स्वागत में हमारा उपसर्ग क्या है? तो स्वागत में अगर हमने नहीं पढ़ा है तो हम स्व बताएंगे या स्व बताएंगे, तो फिर गत बचेगा। ऐसा नहीं होता है, ये होता है सुधन आगत, आगत। अब यहाँ पे आपका उपसर्ग क्या है? सु है, सुधनागत होता है। तो यहाँ पे उपसर्ग आपका स्व न होकर के सु होता है। और फिर अगला लिखा हुआ है प्रा। प्रा जो है वो आगे, ऊपर, अधिक, श्रेष्ठता को प्रदर्शित करता है। प्राज हमारा जो शब्द होता है बच्चों, वो श्रेष्ठता को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पे हमने देखा जैसे प्रगति, आपका मुख्य शब्द हो गया गति, गति में प्रा जुड़ा हुआ है, तो आप प्रगति कर रहे हो, प्रा यानी श्रेष्ठ गति कर रहे हैं। बल आपके अंदर है लेकिन आप प्रा जुड़ा हुआ है, श्रेष्ठ बल है, आप प्रबल हो, ताकतवर है, तो आपका इसका अर्थ होता है कि प्रा जो है वो श्रेष्ठता का द्योतक होता है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। सम उपसर्ग आपका है, सम पूर्णता का या संयोग का द्योतक होता है। उदाहरण जैसे संतोष हो गया। अब संतोष को अगर आप तोड़ेंगे तो यहाँ पे सन नहीं है, जो कि पूछा जाता है कि संतोष में उपसर्ग क्या है, तो हमें लगता है कि सन होगा या सा होगा, लेकिन सन ना होकर के यहाँ पर सम है। सम और तोष बराबर संतोष, इसलिए संसार हो गया। संसार में भी आपका सम उपसर्ग है, ना कि सा उपसर्ग है, यहाँ पर भी सम उपसर्ग है। अगला शब्द है परा। परा का अर्थ है पीछे या अनादर। पीछे या अनादर आपका यहाँ हो गया, शब्द हो गया पराजय, तो यहाँ पर परा हो गया पराभव। यहाँ पे स्पष्ट रूप से परा आपको दिखाई पड़ रहा है। परा का अर्थ ही होता है अनादर या पीछे, अर्थात जिन शब्दों का अर्थ पीछे अनादर को व्यक्त करता है या उसकी अभिव्यक्ति होती है, वहां पर आपका परा उपसर्ग हो जाएगा। अगला है उन। उनका अर्थ होता है, बड़ा ही ध्यान देने का विषय है, कई बार एग्जाम में आया है और कहीं ऐसा ना हो कि इस बात को आप समझ ना पाए, इसलिए बड़े ध्यान से इस बात को सुनेंगे। उनका जो प्रयोग होता है वह एक कम, एक कम किसमें? जिसमें उन जुड़ा हुआ है। आपको मिल रहा है 29, तो 30 मुख्य शब्द आपका हो गया 30 और 30 में एक कम अर्थात 29, 29 हो गया। 49 आप देखेंगे 49, आप देख रहे हैं कि आपका जो 50 है उसमें एक कम अर्थात 49, तो उन जो है वो जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसमें एक कम को प्रदर्शित करता है, या 29 या 49 को। अगला है आओ।
अव का अर्थ है पतन या हीनता की ओर वो प्रदर्शित करता है, पतन या हीनता को अव प्रदर्शित करता है। आपका शब्द है अवसान। आप देख रहे हैं कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति के शरीर का अवसान हो गया। अवसान का अर्थ होता है जो आपकी स्थान है वो नीचे आ गई है। अगर शाब्दिक रूप से देखा जाए तो हमें पतन या हीनता की ओर ले जाता है अवसान। अवनत, जो अवनत भी आपको हीनता को झुकने की ओर आपको प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर भी आपका अवसर्ग हो जाता है। अगला है नी। नी का अर्थ होता है नीचे, अतिरिक्त या भली प्रकार से। यहाँ पर अगर नी देखेंगे तो आपको शब्द मिलता है निबंध, और निबंध का अर्थ भी बच्चों, बंध का अर्थ हुआ बंधन या बांधना, और नी का अर्थ हुआ भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से। जो अच्छी प्रकार से विचारों में बंधित हो या बांधा गया हो उसको हम क्या कहते हैं? निबंध कहते हैं। इसीलिए इसी तरह से यहाँ पर देखें तो यहाँ पे निवारण दिया हुआ है, यानी नी जो है आपका उपसर्ग हो गया, निदान में भी आपका नी उपसर्ग हो गया। खुश, क्योंकि हमने प्रयास ये किया है कि इसमें आपके संस्कृत के, हिंदी के, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ये सभी का समन्वय आपको उदाहरण के रूप में मिले, क्योंकि आपको समझने में अधिक असुविधा ना हो। खुश हो गया, ये श्रेष्ठता के अर्थ में होता है। खुश का अर्थ होता है श्रेष्ठता को व्यक्त करने के लिए आपका खुश का प्रयोग होता है। शब्द हो जाता है खुश दिल या खुशखबरी या खुशहाल। अब खुशहाल में आपका खुश जुड़ा हुआ है, खुश बना करके हम इन शब्दों का निर्माण कर लेते हैं, और या अगर हमारी परीक्षाओं में आ रहे हैं तो उनको हम स्वतः ही संज्ञान में ले लेते हैं। ला का अर्थ होता है बिना। ला का अर्थ ही जो प्रयोग होता है वो बिना के अर्थ में होता है। अब शब्द हो गया जवाब, जवाब हो गया, और आपका जब जुड़ गया ला तो लाजवाब हो गया, यानी उसका जो विपरीत अर्थक है वो प्रकट होने लगता है, लाजवाब। शब्द हुआ वारिस, वारिस में ला जुड़ गया तो आपका हो गया लावारिस। जिसका कोई वारिस नहीं है, जैसा कोई वारिस नहीं है वो लावारिस हो गया। तो ला उपसर्ग जो है इस प्रकार से, जैसे हो गया परवाह, और परवाह में आपने ला जोड़ दिया तो हो गया लापरवाह। तो यहाँ पर ला उपसर्ग है, या हम शब्दों का निर्माण भी कर सकते हैं और उनको पहचान भी सकते हैं। सर का अर्थ हुआ मुख्य। अब आपने लिखा सरताज, सरताज का अर्थ ही हुआ जो मुख्य है। जो इसी तरह से हुआ सरदार, सरदार में भी सर है। सरकार, सरकार में भी जो मुख्यता को द्योतित करता है, मुख्यता को प्रदर्शित करता है। आपका अगला शब्द हो गया हेड। हेड मुख्य, ये भी है आपका हेड मास्टर, हेड क्लर्क, या जैसे इसी तरह से होते हैं चीफ। चीफ से आप चीफ सेक्रेटरी, चीफ से अन्य शब्दों को अभी आप बना सकते हैं। अगला शब्द हमारा लिखा हुआ है हम का अर्थ होता है समान या साथ वाला। हम का अर्थ हुआ समान या साथ वाला। अब समान या साथ वाले का अर्थ हुआ कि आपका हम उम्र या हमराह या हम शक्ल होता है हमारी तरह वाला। तो जो साथ वाला है या समान वाला है, ये उसे हम इस प्रकार के हमराह, हम उम्र, हम शक्ल, हम राही, बहुत सारे शब्द हैं जिनका हम स्वतः ही निर्माण भी कर सकते हैं और उनको पहचान सकते हैं। बच्चों, उम्मीद है कि आपको उपसर्ग भली प्रकार से समझ में आ गए होंगे। आप इसको जहाँ कहीं भी असुविधा हो एक बार पुनः पढ़िएगा, वीडियो को देखिएगा, तो निश्चित रूप से आपकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान इसमें हमने देने की कोशिश की है। पुनः अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन इसके पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद है।